नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी। सतीश जी, इससे पहले कि हम बाकी समाचारों की पर चर्चा करें, कुछ ऐसा लग रहा है जम्मू बहुत उदास है, जी। उदासीनता छाई हुई है। ये तो ठीक है, आज लॉकडाउन है कि क्या है ये भी नहीं पता चलता, प्रशासन का ऑर्डर का कुछ कुछ पता चलता नहीं है। दुकानें खुली हैं, एसेंशियल है, कुछ कुछ बाजारों में आवाजाही चल रही है, वो सब कुछ है। लेकिन 35 से और 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू में एक खुशी का माहौल होना चाहिए, हर दिन हम देख रहे हैं जम्मू में उदासीनता बढ़ती जा रही है। चाहे वो प्रशासन के कारण आप कह सकते हैं, कहीं जमीन का विवाद है, कहीं कोई दूसरा विवाद है, या आप कोरोना के कारण कह सकते हो। लेकिन हर एक चेहरा जम्मू के अंदर मुरझाया हुआ नजर आता है। वो खुशी नहीं है जो हर एक की होनी चाहिए, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो नौकरी पेशा है। हर एक के दिल में ऐसा लग रहा है जैसे बुझा हुआ है, कोई ऐसी चीज है कि जो सामने नहीं आ रही, यहाँ तो एक विस्फोटक बन के सामने आएगी। कुछ अजीब सी स्थिति जम्मू के अंदर बनी हुई है, मुझे जो लग रहा है। बिल्कुल, कई बार सही आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई एक बड़े तूफान से पहले खामोशी होती है। और आपने ये भी ठीक कहा, 370 और 35 से टूटने के बाद जो लोगों में एक झटके में खुशी आई थी, लेकिन लगता है संघ शासित प्रदेश बनने के बाद करीब 3 साल होने को है हमारी पीडीपी बिल्कुल भाजपा बिल्कुल। सरकार के गिरने के बाद। लोकप्रिय सरकार नहीं है और पूरा स्टेट जो है, प्रदेश यूटी, वो नौकरशाही के हवाले कर दिया गया है। एक तो वजह हम ये समझते हैं कि नौकरशाही का एक अपना सोच का दायरा है और वो अपने तरीके से मानदंड तय करती है, वो किसी को सूट करे या ना करे। आपने मसलन जैसे लॉकडाउन का जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 बार से लगातार शुक्रवार के लिए लॉकडाउन घोषित होता है और ऐसा कहा जाए कि असमंजस की स्थिति पैदा होती है। डोगरी में के घमचोल खड़ा होता है जी जी। कि समझ नहीं आता कि लॉकडाउन है या नहीं है। केवल इतना नहीं है, हालांकि हमें खुशी है कि हमारे ज़िले को जो सूचांक में हमें बिल्कुल जो बिल्कुल। अव्वलता मिली, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे ही ज़िले में रोज़ प्रेस क्लब जम्मू के बाद नुमाइश घर के पास खड़े होकर लोग, बेरोज़गार युवा हैं या दूसरे मसाइल को लेकर लोग खड़े हैं। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन प्रदर्शन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं हो रहा? मैं समझता हूँ कि यही वजूहत हैं जी। कि जिसकी वजह से जम्मू उदास दिखता है। बिल्कुल ये ठीक है कि सत्ता पक्ष के लोग कह सकते हैं कि सब सब ठीक ठाक है, सब जगह फूल खिले हैं, बड़ी खुशबू आ रही है, तो ये कह सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जम्मू, जिस जम्मू के अंदर हर वक्त श्रद्धालु दिखते थे, हम रघुनाथ बाजार के अंदर भीड़ दिखती थी, हजूम दिखता था और ये भी दिखता था कि सबकी जेबों में पैसे होते थे। जी। वो चाहे मजदूर है, चाहे कारोबारी है, कोई भी है, चाहे नौकरी पेशा है, और सबके चेहरे पे जैसे होता है नीरसता का भाव दिखता है। वो समझता है कि यार क्या है हमारा जीवन, आदमी अकेले बैठ सोचते क्या बिल्कुल जिंदगी है। बिल्कुल। तो मैं समझ आपने शुरुआत करी, वास्तव में मन को छूने वाली आपने आज शुरुआत की है। ये मन की पीड़ा है जम्मू के लोगों की, जिसको आज अपने ओपनिंग में बोला है। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ इसका निवारण प्रशासन करेगा, सरकार करेगी या भगवान करेंगे, भगवान करेगा। ये मालूम नहीं, और कब करेगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए तो हम चर्चा करते हैं। आज सबसे पहले जो खबर है उसके डॉक्टर जतेंद्र सिंह है, पीएमओ ऑफिस में जी। जो हमारे मिनिस्टर है, वो एम्स में आज उन्होंने दौरा किया है और एम्स के अंदर जो निर्माणाधीन कार्य हैं उनका उन्होंने जायजा लिया है। जी बिल्कुल, उनके पास कई महकमे हैं, विज्ञान से संबंधित हम्म। महकमे भी हैं, ऑटोनॉमी से भी हैं और पीएमओ में तो एमओ ऐसा ही है। तो आज वो आए विजयपुर जायज़ा लेने, जो हमारा एम्स बहुप्रतिष्ठित एक हमारा परियोजना है, और उसका वो जायज़ा लिया उन्होंने। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्लासेस शुरू होंगी। और ये भी कहा गया कि हालांकि इसका लक्ष्य अगले साल मार्च तक का था, जी लेकिन जी। इसको कोशिश कर रहे हैं इसी साल दिसंबर में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए, ताकि ये एकदम ऑपरेशनल हो जाए हॉस्पिटल।
तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। जहाँ दुख और संताप है, वहाँ हमें ये भी लगता है कि अच्छी खबर है, कम से कम एक नेता तो है जम्मू कश्मीर का जो इस स्तर पर काम कर रहा है, ताकि उम्मीद जिससे जगती है कि हाँ एम्स खुलेगा, यहाँ के जो लोग नौकरी लगेगी, उसके अलावा जो डॉक्टर हैं उनको भी यहाँ रोजगार मिलेगा। मैं समझता हूँ ये एक ये बहुत बड़ी बात है, उम्मीद बहुत की बड़ी किरण उम्मीद दिखती की है। किरण है। पिछले 70 साल से जब से जब हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, हमेशा जी कश्मीर की झांकी ही नजर आती रही है। पहली आज बार पहली बार माता वैष्णो देवी की झांकी भी हाँ हमें माता रिपब्लिक डे पे दिखाई दी। ये बहुत बहुत बड़ी ये इनके लिए क्रेडिट की बात है। बिल्कुल एक सीजी कश्मीर से खबर है, कश्मीर में जो 2018 जी मई 2018 के बाद जितनी भी नियुक्ति हुई हैं, जी उनका एक ऑर्डर निकला है, वो सारी की सारी वेरिफिकेशन करवाएंगे, वो एनओसी सीआईडी वेरिफिकेशन करवाएंगे और उनसे एनओसी लेंगे। और उनसे ये भी कहा गया है कि उनने इस दौरान उनके कहाँ से वो मैट्रिक की, कहाँ से उनकी क्वालिफिकेशन है, और यहाँ तक कि उन्हें कौन कौन सा मोबाइल इस दौरान यूज़ किया है उसकी भी जानकारी मांगी है। सुरक्षा को लेकर ये सब चीज़ें, और 3 हफ्ते के अंदर अंदर इनको सबमिट करना है। नहीं ये हम थोड़ा इससे पीछे चलें। आपको मालूम है हमने पीपी न्यूज़ लाइन पर भी ये चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार पिछले दिनों शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में और दूसरे महकमों में जो सरकारी मुलाजम, छोटे लेवल के नहीं बड़े अधिकारी भी, वो किस प्रकार अलगाववाद और आतंकवाद को नौकरी के वक्त प्रमोट करने में लगे थे। उनको उनको निकाला गया यहाँ से, केवल उनको निकाला गया, जो डेड वुड थे उनको भी निकाला गया, जो दफ्तर से गैर हाजिर रहते थे, लोग जा रहे हैं कि हाँ जाएंगे अधिकारी के पास हमारा काम होगा, वो मिलते नहीं थे। अब ये तीसरी कार्रवाई बड़ी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई है, चूँकि इस प्रकार के लगातार खुफिया एजेंसी से इनपुट मिल रहे हैं कि कई मुलाजिम घाटी में वो अभी भी बाजने आने को तैयार नहीं है। और कमिश्नर जो है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मंडल आयुक्त, उन्होंने घाटी के तमाम 10 जिलों के डीसी से कहा है कि मई 2016 के बाद, 18 के बाद जितनी मुलाजमत हुई है, जितनी नौकरियां जो बहाली हुई है, उन सब की सीआईडी जांच होगी। और आपने ठीक कहा कि उनके जो मैट्रिक्स के बाद की जितनी एजुकेशन है वो कहाँ की, उसकी डिटेल देंगे, पिछले 5 साल में कौन से नंबर यूज़ किए मोबाइल के उसकी जानकारी देंगे, आपके ससुराल में कौन कौन है उसकी जानकारी देंगे। तो एक डिटेल जानकारी मांगी गई है 3 हफ्ते के भीतर। और ये भी कहा गया है कि जो मुलाजम जानकारी से, इस इंक्वायरी से नहीं गुजरेगा, वो नौकरी पे नहीं बैठ सकता आगे। बिल्कुल। तो समझा जा सकता है कि कम से कम ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व का ये शासन इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई कर रहा है कि जो इनको आशंका, इनपुट्स मिल रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं बैठ के पाकिस्तान के एजेंडे को प्रमोट करने के चक्कर में उन पर एक नकेल कसने की कोशिश है। जी, जम्मू को लेकर फिर उदासीनता की एक और खबर आ रही है जी। जम्मू के लोगों के आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जी जी जी। और उसके साथ ही जल शक्ति विभाग ने कह दिया है कि जितनी जल्दी 3 हफ्ते का उन्होंने डेडलाइन दी है कि वो सब पानी के अपने अपने मीटर लगा लें। अगर पानी के मीटर नहीं लगाए तो ये कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जी, ये भी एक देखिए ना, ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब एक पॉलिटिकल सेटअप होता है, लोकप्रिय सरकार होती है, तो नेता को डर होता है कि अगर मैं ऐसे कानून लाऊंगा मुझे वोट नहीं मिलेगा। नौकरशाह को कोई डर नहीं है, तो छोटा बाबू हो या बड़ा, उसको पता क्या है, ट्रांसफर कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो पॉलिटिकल सेटअप इसलिए जरूरी होता है हर स्टेट के अंदर। इसलिए हालांकि पॉलिटिकल लोगों पे भ्रष्टाचार के, भाई भतीजावाद के तमाम गंभीर आरोप होते हैं और वो उसमें शामिल भी पाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि झूठे आरोप हैं। लेकिन उन तमाम के बावजूद चूंकि उनके दिमाग में वोट का भी चक्कर होता है, वो इसलिए इस प्रकार के कदम उठाते हैं कि कहीं लोग हमारे खिलाफ ना वोट डाल दें। तो ये जिस प्रकार बिजली के बिल मुबारक मंडी में, यहाँ भी कई इलाकों से शिकायतें आ रही हैं, बढ़ाकर बिजली बिल भेजे आ रहे हैं, आखिर वो फरियाद कहाँ करें, फरियाद तो कहीं है ही सुनने वाला। अब पानी का जिस प्रकार कहा गया है, पानी में उनका है कि जो मीटर लगवाए रेगुलाइज कराए, पानी आपका काट देंगे। इसका मतलब कि ये शासन लगा है कि लोगों की बिजली और पानी काट दो और जाइए आप जंगल में जाकर रहिए पुरानी सदी के दौर पे। तो ये एक चिंता की बात है। हालांकि ये भी बात उनका भी सोचना ये है कि जब ये सुविधा यूज कर रहे हैं तो उसका बकायदा बिलिंग भी होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन एक्सेस बिल क्यों आ गए, बिजली के जो एक्सेस बिल आ रहे हैं उस पर भी प्रशासन को, शासन को गौर करना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी, कल नौशहरा सेक्टर में ना जी वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान एक विस्फोट हुआ, आर्मी ट्रेनिंग के दौरान, उसमें 4 जवान हमारे जख्मी हो गए, की हालत बड़ी सीरियस है। अभी तक डिटेल्स नहीं आई कि विस्फोट का कारण क्या था, लेकिन
यही कहा जाता है कि ट्रेनिंग के वक्त उनके वहाँ विस्फोट हुआ है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। कलसिया सेक्टर है नौशहरा का हमारा, जहाँ पर 4 जवान, एक हवलदार है, 3 जवान हैं हमारे, और एक की स्थिति कह रहे हैं क्रिटिकल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस विस्फोट की वजह बताई नहीं जा रही। सूत्र कह रहे हैं कि कोई ग्रेनेड गलती से ब्लास्ट हो गया जिसके स्प्लिंटर सबको लगे, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है जब तक कि हमारे जम्मू स्थित रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता है लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रंग अधिकृत तौर पर जब कुछ नहीं बोलेंगे, उससे पहले हम कहना मुश्किल है। लेकिन ये कंफर्म खबर है कि 4 जवान एक धमाके में जख्मी हुए और एक की स्थिति क्रिटिकल है, उसको बीएस हॉस्पिटल लाया गया, 3 राजौरी के हॉस्पिटल में दाखिल है। ये दुखद हादसा है। इस बार 26 जनवरी पे हमारे जम्मू कश्मीर में, हम जब रादर जम्मू में कह सकते हैं, पद्मश्री 2 अवार्ड जो दिए गए हैं। एक तो प्रोफेसर शास्त्री जी हैं हमारे, विश्वभूति शास्त्री जी बड़े जी। विद्वान हैं, बड़े दूसरे गुलाम नबी आज़ाद जी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व डिप्टी सीएम जी। कविंदर गुप्ता उनके घर गए, जी। उन्हें सम्मानित किया गया। ये अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक तो ये है कि वो विद्वान है संस्कृत भाषा के और बड़े लोकप्रिय हैं, वो मशहूर हस्ती हैं, उनकी ओर ध्यान गया सरकार का। और एक गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो प्रेम की पींगे संसद से लेकर यहाँ तक दिखाई देती हैं, उस पर अवार्ड तो मिला है, लेकिन वो अवार्ड पाकर भी गुलाम नबी चेहरे पे वो मुस्कान नहीं है, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लग रहा है कि कहीं ये पर्दे के पीछे कोई गेम तो नहीं हो रही। हाँ, अच्छी बात है, डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, वो प्रिया सेठी और कई गए लोग गए उनके नेतृत्व में कविंदर गुप्ता के, जिन्होंने उनको दुशाला उड़ाया और उनका इस्तकबाल किया, इज्जत करी, तो मैं समझी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक हमें जरूर एक तकलीफ हुई कि जब जम्मू की बात आती है या पूरी स्टेट की बात आती है तो डोगरा शासन और डोगरी भाषा की बात आती है। ये एक बड़ा दुखद पहलू रहा कि आपने जिन 2 लोगों को सम्मानित किया, शास्त्री जी को किया संस्कृत भाषा के लिए, हालांकि डोगरा है, आजाद को किया सार्वजनिक जीवन को लेकर, उनके काम धंधों को लेकर, काम वगैरह को लेकर, लेकिन आपने डोगरी भाषा को लेकर किसी साहित्यकार को, किसी लेखक को, किसी विद्वान को, किसी महिला स्कॉलर को आपने किया होता। यहाँ बहुत लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आर्टिस्ट ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं कि जो दूर दराज के इलाकों में हमने पीछे कई कार्यक्रम देखे भारतीय कला केंद्र के। मैं कह रहा हूँ इतने बेहतरीन लोग हैं हमारे आखिर लोक संगीत को, हमारे जो संस्कृति है डोगरा, इस विरासत को कैसे बचाया जाएगा? इसको बचाने के जरूरी है कि आप लोक कलाकारों को, लोक संस्कृति को आपको बचाना होगा। ये भी एक जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ, केंद्र सरकार की, कि आप डोगरी भाषा को प्रमोट करने के लिए केवल जुबानी जमा खर्ची नहीं होना चाहिए, आप दिखाई भी दे कि आप डोगरी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए किसी डोगरी भाषा की हस्ती को सम्मानित कर रहे हैं। सतीश जी, पीपी न्यूजीलैंड भी पूरी कोशिश कर रहा है हर तरफ से, बिल्कुल, और हर संडे स्पेशल में जी हम किसी ना किसी कलाकार को यहाँ बुलाकर उनसे बातचीत करके इंटरव्यू और दिलचस्प बात है कि सभी हमारी डोगरी धरती से जुड़े हैं, जितने भी हैं डोगरा कल्चर, बिल्कुल, और उनको हम इंटरव्यू करके हर संडे को, संडे स्पेशल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।